ओके, हेलो एंड वेलकम टू CUCET फ्री क्लासेस। मेरा नाम प्रियमदा है और अपने पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th की एनसीईआरटी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं, 5th चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है लेजिस्लेचर, राइट। चैप्टर 5 लेजिस्लेचर यानी विधायिका। मैंने आपको काफी कुछ तो इसके बारे में ऑलरेडी एक प्रीवियस चैप्टर में बता रखा है, लेकिन लेट्स मूविंग ऑन टू आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यहां से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम आपको आगे का व्यू पॉइंट देंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि गवर्नमेंट यानी सरकार के 3 अंग होते हैं और इसी 3 अंगों से क्या चलता है, पूरा भारत देश संचालित होता है, राइट। पहला है लेजिस्लेचर, वो जो कि आज हम कर ही रहे हैं। लेजिस्लेचर यानी विधायिका, जिसका काम क्या होता है, कानून व्यवस्था बनाना, टू मेक लॉज, कानून बनाना, देश में लेजिस्लेशन का निर्माण करना, कानून बनाना, टू मेक लॉज। फिर आपका क्या है, एग्जीक्यूटिव, जो कि इन कानूनों को इंप्लीमेंट कराने का काम, लागू कराने का काम कौन करेगा, इंप्लीमेंट दीज लॉज कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। और उसके बाद आपका क्या है, जुडिशरी यानी न्यायपालिका, जो कि आपको न्याय, जस्टिस देने का काम करती है, जो कि इन दोनों के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस लगाने का काम करती है और ये एश्योर करती है कि ये सारे लोग किसके अकॉर्डिंग काम करें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, बिकॉज everyone is deriving its power from the constitution. Who is the supreme authority in India? Constitution. And from where we all are deriving our powers is from constitution. यानी संविधान से ही हम सारी शक्तियां अपनी निकाल रहे। छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़े संवैधानिक पद पे बैठा आदमी अपनी शक्तियां कहाँ से निकाल रहा है, संविधान से निकाल रहा है। और ये तीनों अंग संविधान के हिसाब से काम करें, इसको मेक श्योर भी करता है जुडिशरी, राइट। और इन दोनों के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस भी लगाता है। कोई भी ये दोनों ऐसा काम ना करे जो कि संविधान से इतर जाकर हो, इनकंसिस्टेंट हो, वो काम करेगा जुडिशरी। ये लेजिस्लेचर जो कि काम है इसका कानून बनाना, किसी भी देश में कानून बनाने की शक्ति ही कानून है। भाई मुझे किसी को सजा देनी है तो क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। कोई ट्रैफिक नियम निकालना है तो क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। तो कोई ये जो पावर है, लॉ बनाने की शक्ति ही पावर होती है, शक्ति होती है उस देश की। तो वो लॉ कौन बना सकता है, वो बना सकता है वहां का, मतलब हमारे यहाँ क्या बोलते हैं इसको, इस लेजिस्लेचर को जो कि कानून बना सकता है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। और इसको एग्जीक्यूट कौन कराता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारे देश का, जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में मोदी सरकार बोल देते हैं। भाई कानून बना दिया पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट 3 लोगों से मिलकर बनता है, एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, है ना। हमारे यहाँ पार्लियामेंट को 2 हाउसेस में तोड़ा गया है और प्रेसिडेंट भी इसका अंग है। क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा से पारित हो जाए, जब तक राष्ट्रपति अपना साइन नहीं करेगा वो लॉ बनेगा ही नहीं, कानून नहीं बनेगा। तो पार्लियामेंट के ऊपर ये अथॉरिटी दी गई है, ये इसको पावर दी गई है कि आप देश के लिए कानून बनाओ। सेम ऐसे राज्यों के लिए राज्यों की विधायिका बनाती है। फिर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव उनका मुख्यमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है और वहाँ भी जुडिशरी होती है, राइट। तो कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट के बिना अधूरा है, यानी तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरी चीज, पार्लियामेंट को 2 हाउसेज में बांटा गया है। प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का पार्ट नहीं होता, लेकिन लेजिस्लेचर का इंपॉर्टेंट अंग होता है। ये कानून जो है बनाने की प्रक्रिया को 2 हाउसेज में क्यों बांटा गया, भाई अगर लोकसभा और राज्यसभा है और चूंकि सरकार लोकसभा से मिलकर बनती है, तो लोकसभा से तो जो पार्टी एंजॉय करेगी बिल वहां से पास हो ही जाना है। इसका मतलब सरकार आर्बिट्रेरी लॉज भी तो पास करा सकती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट हो। तो ऐसे में कोई हेस्टी लॉ ना पास हो जाए, कोई जल्दबाजी में कानून ना बन जाए, तो उसको दोबारा उसी सेम प्रक्रिया से दूसरे हाउसेस से भी पास कराया जाता है, जिसका नाम है राज्यसभा। और याद रखिएगा, ये राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, कभी डिसॉल्व नहीं होती, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। इसको बनाया ही गया है राज्यसभा, राज्य इसको रिप्रेजेंट करके बनाते हैं। राज्यों से चुने गए प्रतिनिधि यहां पर जाते हैं और ये लोकसभा पे चेक्स एंड बैलेंस का काम करते हैं और लोकसभा भी राज्यसभा पे चेक्स एंड बैलेंस का काम करती है। तो सरकार अपने किसी भी नीतियों को मनमाने तरीके से ना लागू करा दे, इसीलिए ऐसे कानून को बनाने की प्रक्रिया को 2 हाउसेस में बांट दिया गया है, जिससे कि जो चीज भी बने वो ऑथेंटिक बने, वो सही रूप से बने।
पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर मान लेते हैं क्लास को दो सेक्शन में बांट दे और मैं एक हाउस से पूछूं, एक सेक्शन से पूछूं कि भाई आज ये टॉपिक नहीं पढ़ाना है, मुझे ये पढ़ाना है, आप लोगों की सहमति है? तो अगर मैं ओवरऑल क्लास से पूछूं तो हो सकता है कि मुझे मेजॉरिटी मिल जाए, मैं कोई और टॉपिक पढ़ाऊं, कम लोगों की मिले लेकिन मिल जाए। लेकिन अगर वही मैं दो सेक्शन में ग्रुप को बांट दूं और फिर पूछूं ये सेक्शन बताए और उसके बाद उतने ही लोग इस सेक्शन से भी बताएं, तभी मैं इस टॉपिक को चेंज करके दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे मिलेंगे और ये मैं श्योर हो जाऊंगी कि हाँ क्लास में मेजॉरिटी में बच्चे चाहते हैं कि क्लास का टॉपिक चेंज हो जाए। इसीलिए लॉ मेकिंग बॉडी को दो हाउसेस में बांटा गया, जिससे कोई ऐसी कानून प्रक्रिया ना जल्दबाजी में बन जाए जो कि देश के हित के लिए ना हो, राइट। तो इसको रिकंसिडर करने के लिए, किसी भी लॉ को रिकंसिडर करने के लिए दो हाउसेस का निर्माण किया गया है। सबसे मेन बॉडी बात है जो कि आपका पार्लियामेंट में आएगा। डन। उसके बाद आपको पता है कि इन लॉज को बना तो दिया, इंप्लीमेंट कौन करेगा? वही जो हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं सरकार, मोदी सरकार, वो इंप्लीमेंट करती है, जिसके अंडर सिविल सर्वेंट्स भी आ जाएंगे जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये दोनों लोग न्याय देने का काम जो करेगी वो जुडिशरी, और इन दोनों को चेक्स एंड बैलेंस करने का काम भी जुडिशरी करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन से अलग जाके ये कोई काम ना कर ले, राइट। ये तो आपका हो गया ओवरऑल इंट्रोडक्शन। हमेशा इंट्रोडक्शन भी पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लाइंस मिल जाती हैं जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहली लाइन, लेजिस्लेचर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल एंड वर्क फॉर पीपल, राइट। डन। लेजिस्लेचर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल एंड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, राइट। कैसे फंक्शन करते हैं और कैसे मेंटेन करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए, लोकसभा के लिए ही तो चुनाव होते हैं हर 5 साल में। हर 5 साल में किसके लिए चुनाव होते हैं? लोकसभा के लिए होते हैं। और राज्यसभा जो होती है वो आपकी राज्यों द्वारा, ये जो 28 स्टेट्स है ना, और ये जो 3 यूटीज जिनका खुद का अपना लेजिस्लेचर है, कौन कौन? दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, ये लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में भेजते हैं। भाई इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स ना, राज्यों का संघ है, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व भी तो होना चाहिए। तो जिनको हम 2 बारी वोटिंग डालते हैं ना, एक तो जनरल इलेक्शन होते हैं जो कि लोकसभा में चुन के जाए जाते हैं। याद रखिएगा, जनरल इलेक्शन सिर्फ लोकसभा के लिए होते हैं, जिसमें 543 सीट्स पे इलेक्शंस होते हैं, ठीक। और 543 लोग चुनकर लोकसभा में बैठते हैं, और इन 543 सीट्स में जो मेजॉरिटी बन पाता है 50% प्लस 1, वही सरकार बनाता है। डन। मेजॉरिटी जिसको मिलेगी वही सरकार बनाएगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाए तो कोई बात नहीं है, बट इतनी मेजॉरिटी मिलनी ही चाहिए सरकार बनाने के लिए। डन। अब देखिए इधर आप आ जाओ, इधर राज्यसभा। राज्यसभा में, ये तो लोकसभा हो गया जो 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, यहीं से सरकार बनती है। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है। यहां पर जनता द्वारा चुन के भेजा जाता है, जिनको हमने राज्यों की विधायिका में दूसरा वोट भी तो डालते हैं। जिस स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ, मान लीजिए मैं यूपी से हूं, तो यूपी में भी तो इलेक्शंस होते हैं, वहां पे भी हम जिनको चुनकर भेजते हैं वो हमारे लिए इनडायरेक्टली चुनकर भेजते हैं राज्यसभा में, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। डन। तो यहां पर जनता द्वारा ही तो चुन के भेजा जा रहा है, यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से, यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मूविंग ऑन टू आवर मेन टॉपिक जो कि आज का है, why do we need a parliament? Why do we need a parliament? हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए? भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून व्यवस्था बनाती है। क्या इसके अलावा भी इसका कोई फंक्शन है? ऑब्वियसली प्रोटेस्ट करने का काम, वॉकआउट करने का काम। इट इज पैक्ड विद एक्शन, यूनामिटी, डेमोन्स्ट्रेशन, कंसर्न, कॉर्पोरेशन,
ये सारे काम कौन कर रहा है? लेजिस्लेचर। आपने कभी भी देखा होगा तो लाइव, तो ये क्या करते हैं? सरकार के खिलाफ हल्ला बोल देते हैं अपोजिशन के लोग, प्रोटेस्ट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, राइट? और भी कॉर्पोरेशन करते हैं, लॉ बनाने में भी तो इनका कॉर्पोरेशन चाहिए। तो ये सारे काम कौन करता है? पार्लियामेंट के पास सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, इसके अलावा भी वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखती है। एग्जीक्यूटिव कौन? वही काउंसिल ऑफ, सरकार को कंट्रोल में रखने का काम भी पार्लियामेंट कर रही है। तो डेमोक्रेसी के लिए, एक जेन्युइन डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लेजिस्लेचर हमारा जो हो एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो और रिप्रेजेंटेटिव हो, राइट? यानी जनता द्वारा जो भी प्रतिनिधित्व चुन के जा रहे हैं वो लोगों को अच्छे से रिप्रेजेंट करें, एफिशिएंट वे में अपने दायित्वों का निर्वहन करें और अच्छे से लॉ मेकिंग बॉडी में, लॉ एज अ लॉ मेकिंग बॉडी वो सरकार के ऊपर भी कंट्रोल लगे, एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी कंट्रोल रखें। यही हमारा लेजिस्लेचर है, राइट? अब देखिए ऊपर का जो भी पैराग्राफ था वो मैंने इसको डिटेलिंग में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसी एक पॉइंट को उन्होंने स्ट्रेच आउट कर रखा है। कह रहे हैं कि इट्स गुड दैट कि कोई एक पार्टी अगर पार्लियामेंट में एंजॉय कर रही हो मेजॉरिटी, तो आसानी से क्या होता है, गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, लॉज अच्छे से बन जाते हैं। तो लेकिन फिर क्या होता है, पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी थोड़ा सा श्रिंक हो जाती है और कैबिनेट सुप्रीमेसी ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास फुल ऑन अथॉरिटी आ गई, वो कोई भी कानून बना के, क्योंकि अगर मेजॉरिटी इंजॉय कर रहा है तो कानून मेजॉरिटी से ही पास होती है, वो तो आराम से पास हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर कई सारे तरीकों से कंट्रोल लगाती है, जो कि हम आने वाले इसी चैप्टर में डिटेल्ड में देखेंगे। तो अभी होल्ड ऑन, उस पैराग्राफ को हम अच्छे से समझ जाएंगे क्योंकि बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने का कोई फायदा नहीं, इसको डिटेल में आगे अभी किया ही गया है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि वाई डू वी नीड 2 हाउसेज, वाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? 2 हाउसेज क्यों चाहिए? पहला मैंने आपसे क्या कहा था, कोई भी हैस्टी वे में डिसीजन ना तैयार हो जाए। एक हाउस अगर कोई जल्दबाजी में डिसीजन बना रही है तो दूसरा हाउस उसको अच्छे से चेक कर सकेगा, रिकंसिडर करेगा, रीचेक कर लेगा, चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करता है। और दूसरा, जब जहां पे लार्ज पॉपुलेशन हो ना, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी डाइवर्स कंट्री हो, वहां पर ज्यादा से ज्यादा जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरा हाउस बनाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा एवरी ग्रुप ऑफ सेक्शन गेट रिप्रेजेंटेशन, फॉर दैट वी मेक 2 हाउसेज, ज्यादा से ज्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो सके। और यही दोनों पैराग्राफ में इन्होंने लिखा हुआ है, तो आप बस अंडरलाइन कर लीजिए। यहां पे लिखा हुआ है, नीचे लिखा होगा इन्होंने, फिर उसके बाद पार्लियामेंट को बोलते हैं नेशनल लेजिस्लेचर। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, पार्लियामेंट केंद्र में होता है, पार्लियामेंट केंद्र में होता है, उस ये लेजिस्लेचर केंद्र के लिए है। और राज्यों के अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, राज्य की विधायिका होती है, राइट? पार्लियामेंट, संविधान कहता है कि पार्लियामेंट हमेशा बाई कैमरल रहेगा, यूनिकैमरल नहीं हो सकता। हमारा केंद्र की जो विधायिका है वो बाई कैमरल यानी द्विसदनात्मक होगी, यानी 2 हाउसेस होंगे, बस 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। याद रखिएगा, पार्लियामेंट का अंग प्रेसिडेंट भी होता है और वो किसी भी हाउस का सदस्य नहीं होता, लेकिन पार्लियामेंट दोनों हाउसेस से पास हुआ विधेयक लॉ तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट साइन करेगा। तो बाई कैमरल यानी द्विसदनात्मक होता है। और राज्यों की जो उनकी खुद की विधायिका होती है ना, राज्यों की जो खुद की विधायिका होती है, वो संविधान कहता है कि बाई कैमरल भी हो सकता है और यूनी कैमरल भी हो सकता है। बाई कैमरल भी हो सकता है एंड यूनी, एक सदनात्मक भी हो सकता है और द्विसदनात्मक भी हो सकता है। राज्यों की विधायिका के लिए तो उन्होंने ऑप्शन खुले रखे हैं, और केंद्र के लिए इन्होंने कहा द्विसदनात्मक ही होगा। राज्यों को ये छूट क्यों है बाई कैमरल और यूनी कैमरल? वही सेम लॉजिक, अगर किसी राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा है और उनको लगता है कि डाइवर्स ग्रुप
जो डाइवर्सिटी है उसको मैक्सिमम लोग रिप्रेजेंट करते हुए होने चाहिए, तो उस स्टेट ने 2 कैमरल बना रखे हैं। और अगर पार्लियामेंट पूरे भारत देश की बात हो रही है तो इतने ज्यादा डाइवर्स कंट्री में 2 हाउसेस तो होने चाहिए ना, जिससे मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन हो सके, राइट। तो यही इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। 2 हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट इन इंडिया हैज 2 हाउसेज, राइट। और कह रहे हैं जिसको एक को बोलते हैं राज्यसभा और दूसरे को बोलते हैं लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को क्या दिया है, ऑप्शन दिया है कि यदि यूनिकैमरल बन जाए या तो बाइकैमरल बन जाए। तो ऐसे में सिर्फ 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो बाइकैमरल हैं, 5 नहीं है, सॉरी 6 हैं। ये पुरानी एनसीईआरटी है इसलिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो वो 6 कौन से हैं? यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राइट, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और आपका कर्नाटका हो गया। पहले जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी हो चुका है, तो उसकी बात हम करेंगे नहीं, हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 स्टेट्स के पास बाइकैमरल है, बाकी सब ने यूनिकैमरल अडॉप्ट कर रखा है, लेकिन केंद्र हमेशा बाइकैमरल रहेगा, द्विसदनात्मक लोकसभा और राज्यसभा। और 2 हाउसेस की क्यों जरूरत पड़ी, मैंने एक आपको बता दिया। 2, एक तो रिप्रेजेंटेशन हो सके लार्ज पॉपुलेशन में, ज्यादा से ज्यादा लोगों का। दूसरा क्या था, कोई भी एक हाउस जल्दबाजी में अगर कोई लॉ बना रहा है तो दूसरा उसको चेक कर सके, रीचेक कर सके। यही इसका मेन मोटो होता है 2 हाउसेस का। आइए उसको देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ पर इन्होंने वेट, ये यहाँ पे इन्होंने वो 5 स्टेट के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर तो अब हट ही चुका है, और इसमें आप तेलंगाना जोड़ लीजिए, एपी जोड़ लीजिए, है ना, हो गए 6। तो ये पुरानी एनसीईआरटी है इसलिए ऐसा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है। जहां पे कंट्रीज का लार्ज साइज होता है, ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, वो क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं 2 हाउसेज ऑफ द नेशनल टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू रिप्रेजेंटेशन टू ऑल ज्योग्राफिकल रीजन्स और पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना, जहां पे लार्ज पॉपुलेशन होती है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैज वन मोर एडवांटेज, क्या होता है, मेक्स इट पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रिकंसिडर, दोबारा डिसीजन को रिकंसिडर करने के लिए भी 2 हाउसेस का रोल होता है। यही दोनों हैं कि हमें 2 हाउसेस क्यों चाहिए, लार्ज साइज हो, ज्यादा डाइवर्सिटी हो, तो एवरी सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है और कोई भी डिसीजन होगा वो रिकंसिडर हो जाएगा दोबारा। यही इसीलिए 2 हाउसेस का निर्माण है। अब ये राज्यसभा, यहाँ पे राज्यसभा के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। राज्यसभा जो है इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। फिर क्या बोलते हैं, सेकेंड चैम्बर बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं। याद रखिएगा अपर हाउस से बोलते हैं, लेकिन बोलते सेकेंड चैम्बर है। उच्च सदन। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, ये यहां से चुन के कैसे जाते हैं लोग। मैक्सिमम सीटें 250 हैं, संविधान कहता है मैक्सिमम सीटें 250 हो सकती हैं, लेकिन राज्यसभा में सीटें भरी जाती हैं 245। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मैंने क्लासरूम 200 स्टूडेंट्स के बैठने का बना रखा है, लेकिन बैच मेरा 100 बना है, तो जब तक बैच चलता रहेगा स्ट्रेंथ बैच की क्या रहेगी, 200 या 100 ना। तो संविधान कहता है 250 तक हो सकती है, लेकिन सीटें भरी जाती हैं 245। और वो सीटें कैसे भरी जाती हैं, 233 तो आपके हो गए राज्यों से, और वो 3 यूटी से हो गए, दिल्ली, पुडुचेरी, क्योंकि इनकी अपनी खुद की विधायिका है तो इनका भी रिप्रेजेंटेशन है। जिन केंद्र शासित राज्यों की खुद की विधायिका, उनका रिप्रेजेंटेशन है। और आपका तीसरा हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना।
और आपके 12 सीट्स जो हैं नॉमिनेटेड होते हैं, यानी इन पे इलेक्शंस होते ही नहीं है, ठीक है। इन नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कहने के लिए प्रेसिडेंट है, करवाती सरकार ही है। तो ये प्रेसिडेंट जो है 12 लोगों को नॉमिनेट करती है, 4 अलग अलग सोसाइटी से उठाकर, आर्ट से, साइंस से, सोशल वर्क से एंड लिटरेचर वर्क से, साहित्य से, कला से, विज्ञान से और समाज सेवा से 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो सीटें इलेक्शन के थ्रू 233 भरी जाती हैं। भरी कैसी जाती हैं? इनडायरेक्ट भरी जाती हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और ओपन वोटिंग होती है। पहला ऐसा मतदान होता है जहां पर खुला मतदान होता है, लोगों को पता होता है कौन कौन चुन के भेज रहा है। और चूंकि इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, तो राज्य जो है वो चुन चुन कर भेजते हैं, यानी यूपी, एमपी और 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो लोग अपने प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजते हैं, जिससे राज्यों का रिप्रेजेंटेशन हो सके। जबकि यूएसए वगैरह में क्या होता है, हर राज्यों के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फिक्स हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर होता है, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा उसकी सीटें भी राज्यसभा में ज्यादा, क्योंकि हमने लोगों की डेमोक्रेसी है यहाँ पर, है ना, लोगों की जनसंख्या के आधार पर उनकी डेमोक्रेसी फिक्स की गई है। इसी वजह से यूपी की 31 सीट्स मैक्सिमम है राज्यसभा में, ठीक है ना। और ये करता क्या है? राज्यों के हितों को सिक्योर करता है। राज्य अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। जिन राज्यों की विधायिकाओं में हमने जिनको चुनकर भेजा है, वो हमारे लिए इस वोटिंग के थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और ओपन वोटिंग के थ्रू चुनकर भेजते हैं राज्यसभा में। याद रखिएगा कि ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं इन इलेक्शन प्रोसेस की कैसे चुने जाते हैं, इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगी मैं, ठीक है। और इसी वजह से राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, परमानेंट बॉडी है। कैसे? 6 साल का टेन्योर होता है हर एक व्यक्ति का। अगर 6 साल का टेन्योर होता है तो फिर राज्यसभा डिसॉल्व हो जानी चाहिए? नहीं, इसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं और भर लिए जाते हैं। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स राज्यसभा से रिटायर होते रहते हैं और उनकी इलेक्शन के थ्रू, इस इलेक्शन को फॉलो करते हुए सीटें भर दी जाती हैं। और हर एक व्यक्ति का अगर आप देखोगे तो 6 साल का टेन्योर पूरा हो जाएगा, ठीक है। 6 साल का हर एक व्यक्ति 6 साल के लिए राज्यसभा में रहता है। और सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि हर 2 साल पे 1/3 लोग रिटायर होते रहते हैं और फिर इलेक्शन के थ्रू भरे जाते हैं। ये परमानेंट बॉडी है। ये लोकसभा पे चेक्स एंड बैलेंस का काम करती है और लोकसभा भी राज्यसभा पे चेक्स एंड बैलेंस का, ऐसा नहीं है। और ये राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। राज्य इनडायरेक्टली होते जनता द्वारा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हम डायरेक्ट वोटिंग नहीं डालते हैं, तो हमने जिनको राज्यों में चुनकर भेजा है वो हमारे लिए यहाँ पर चुनकर भेजते हैं। तो यहाँ पर कितनी सीटें हो गई आपकी? 245, जिसमें से 12 नॉमिनेटेड हैं, उन पे इलेक्शंस नहीं होते, प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट कहने के लिए करवाती सरकार ही है, जो सरकार कहेगा वही राष्ट्रपति करेगा, एक्सेप्ट 8 डिस्क्रिशनरी पावर्स विच आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। 233 है ना, ये सीटें भरी जाती हैं। दिस इज ऑल अबाउट राज्यसभा। अब इसी को टिक कर लेते हैं। क्या है? 2 houses of parliament has different bases of representation. Rajya Sabha represents the states of India. It is an indirectly elected body. Residents of a state elect the members to the state legislative assembly. The elected members of the state legislative assembly in turn elect the members of Rajya Sabha. Already मैंने आपको बोल दिया कि राज्यों में जिनको चुनकर भेजते हैं वो हमारे लिए यहाँ पर चुन के भेज देते हैं। अब इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द सेकेंड चैम्बर, यानी कि राज्यों के रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड पॉपुलेशन। ये बात यहाँ पर इन्होंने क्यों कही है? यूएसए का एग्जाम्पल लेकर इन्होंने कहा है कि हमने इररिस्पेक्टिव ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस गिवन टू एवरी स्टेट, वी हैव फोकस्ड ऑन द लार्ज साइज एंड द पॉपुलेशन। हमने जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन दिया है, ना कि हर 28 राज्यों की सीटें फिक्स कर दी है। अब ऐसा होता तो यूपी की पॉपुलेशन और सिक्किम की पॉपुलेशन तो जमीन आसमान का अंतर है, और हम क्या करते? यूपी की भी 2 सीटें फिक्स कर देते और सिक्किम की भी, जबकि पॉपुलेशन कम है। इसीलिए हमने जनसंख्या के आधार पर इनको क्या किया है? इनका रिप्रेजेंटेशन किया है, राइट। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ऑन द अदर हैंड,
parts of the country may be given a representation according to their according to their population. Right. This second method means that regions or parts having larger population would have more representation in the second term than the regions have the less population. अब वही सेम बात इन्होंने बोली हुई है कि राज्यसभा में राज्यों के रिप्रेजेंटेशन को ना महत्व देके हमने जनसंख्या के आधार पर लोगों के रिप्रेजेंटेशन को ज्यादा महत्व दिया है, इसीलिए जनसंख्या के आधार पर राज्यों की सीटें राज्यसभा में फिक्स की गई हैं। ठीक है, यूएसए में कह रहे हैं एवरी स्टेट हैज अ इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सीनेट। अब देखिए वहां की राज्यसभा को सीनेट बोला जाता है और लोकसभा को कांग्रेस बोला जाता है। ठीक है, सभी राज्यों की है। हमने ये वाला सिस्टम नहीं अडॉप्ट किया है ना। कह रहे हैं अगर हमने यूएसए वाला किया होता तो क्या होता, यूपी की पॉपुलेशन सिक्किम की पॉपुलेशन जिसकी बहुत कम है, लैक्स में है, दोनों को सेम मिलता है ना, तो जनता का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता अच्छे से। उससे पहले ना आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने दिया है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा को पार्लियामेंट बोलते हैं, वहाँ पे बुंडस्टैग बोलते हैं जर्मनी में लोकसभा को, जहाँ पे लोगों की सभा होती है उसको बुंडस्टैग बोलते हैं। और जो वहाँ पे राज्यों को रिप्रेजेंट करता हुआ राज्यसभा जो हमारे यहाँ बोला जाता है उसको बुंडस्टैट बोलते हैं। नहीं, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बुंडस्टैट बोलते हैं। तो ये आप बस याद रखिएगा, बाकी देयर इज नथिंग टू मच इम्पॉर्टेंट हियर। और ये भी वही कह रहे हैं कि जो बुंडस्टैट होता है वो आपका कैसे डिवाइडेड है, लोगों के रिप्रेजेंटेशन से, ना कि वहाँ पे हर राज्यों को सेम रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ है। वो आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपका जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, वहाँ पे बुंडस्टैट और बुंडस्टैग बोला जाता है, वो आप याद रखिएगा। दैट्स इट। अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि राज्यसभा का 6 इयर्स का टेन्योर होता है। ठीक है, कोई भी बंदा रीइलेक्ट भी हो सकता है। डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म्स एट द सेम टाइम। हर एक बंदा, जाहिर सी बात है अगर 1/3 मेंबर हर साल रिटायर कर रहे हैं तो एक बंदा जब अपना टर्म कंप्लीट कर रहा है, जरूरी नहीं कि हर एक बंदा सेम ही टाइम पर रिटायरमेंट ले, अलग अलग होगा। वही इन्होंने लिखा है हर 2 साल में 1/3 मेंबर राज्यसभा के क्या होते हैं, रिटायर कर जाते हैं। डन। फिर क्या कह रहे हैं, 1/3 सीट्स पे रिटायर कर जाते हैं। राज्यसभा इज नेवर फुली डिसॉल्व, कभी डिसॉल्व नहीं होती है, ये परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। एडवांटेज ऑफ दिस अरेंजमेंट व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड एंड द इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस, द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा कैन बी कॉल्ड एंड अर्जेंट बिजनेस कैन बी कंडक्टेड। एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगी, पहले ये कंप्लीट करा ले। इट हैज 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, कहाँ कहाँ से, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस एंड साइंस से। डन, ये हमने कर लिया था। और अब आपका राज्यसभा कंप्लीट है, जिसमें ये लाइन मैंने आपको नहीं बताई है, वो मैं अभी आपका, हाँ जी कंप्लीट है, वो लाइन मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, कह रहे हैं कि मान लो लोकसभा डिसॉल्व है तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपके राज्यसभा कर लेगी, राइट। जैसे कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो मान लेते हैं आज प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी, प्रेसिडेंट वही करेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको रिटर्न में कहने के लिए कहेगा। देश में नेशनल इमरजेंसी, इंडो चाइना वॉर हुआ, देश में इमरजेंसी लगा दी गई। ये इमरजेंसी जैसे ही लगी आपकी, ये इमरजेंसी जैसे ही देश में लगी, अब इंडो चाइना वॉर के नाम पे इमरजेंसी लगी, राष्ट्रपति ने प्रोक्लेम कर दिया। इस इमरजेंसी को आपको लोकसभा और राज्यसभा से विद इन 1 मंथ, दोनों से एक साथ विद इन 1 मंथ पास कराना होगा। यानी ये इमरजेंसी सरकार सिर्फ 1 महीने तक लगा सकती है अपने दम पर, उसके बाद उसको पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। और जब अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तब वो 6 महीने के लिए चलेगी वो इमरजेंसी, और 6-6 महीने करके वो बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ऐसी इमरजेंसी
सरकार सिर्फ 1 महीना तक लगा सकती है, क्योंकि 1 महीने के अंदर उसको लोकसभा और राज्यसभा से इसको पारित करवाना पड़ेगा। मान लेते हैं लोकसभा डिसॉल्व है और इंडो चाइना वॉर हो गया है, नेशनल इमरजेंसी लगाना जरूरी है, बट लोकसभा नहीं है, डिसॉल्व है, तब क्या होगा, विघटित है, तो राज्यसभा पारित करा देगा और इमरजेंसी चलती रहेगी। और जब लोकसभा रीअसेंबल होगा ना, तब वो उसकी फर्स्ट मीटिंग से लेकर विद इन 1 मंथ वो पारित करा देगा। तो अब आप देखिए, जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो राज्यसभा लोकसभा की भी जिम्मेदारी उठाती है, बहुत सारे उसके कामकाज को करती है, इसलिए लोकसभा का डिसॉल्व रहने के स्टेज में राज्यसभा का रोल क्रिटिकल हो जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए, आपके एग्जाम में नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए दिया कि अगर नेशनल इमरजेंसी है और लोकसभा डिसॉल्व है और नेशनल इमरजेंसी लगानी ज़रूरी है, तो सरकार ने तो कर दिया कि भाई नेशनल इमरजेंसी है, लेकिन सरकार के पास सिर्फ 1 महीने तक ही रहता है कि वो अपनी इमरजेंसी को लागू करा पाए। 1 महीने के अंदर उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए। इस समय अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो देश को तो ज़रूरत है नेशनल इमरजेंसी की, उस समय राज्यसभा अगर पारित कर देती तो वो चलता रहेगा, और जब लोकसभा रीअसेंबल होगी तो फिर वो पारित कर दे तो चल जाएगा। लेकिन देखो, नेशनल इमरजेंसी में देश के लिए जब जरूरी होता है और लोकसभा विघटित हो तो उस समय राज्यसभा ही पावर में आके उसको क्या करेगी, अप्रूव कर देगी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं जहां पर अगर लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा टेक ओवर कर लेती है, ठीक है, और काम चला लेती है, और जब लोकसभा आएगी पावर में तब देखा जाएगा, है ना। तो आपका राज्यसभा हो गया। आगे वाले लेक्चर में हम लोकसभा से कंटिन्यू करेंगे। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो और आपने इसको समझने आपने मतलब अब मैंने अपनी लैंग्वेज में इसको अच्छे से समझाया हो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि लेक्चर समझ में आया हो। धन्यवाद।